हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारे परिवेश के पदार्थ के लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा, पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से डिटेल के साथ आपको समझाएंगे, उसके बाद आपको आंसर लिखने के लिए बताएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। चलिए फटाफट से अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और उसका आंसर जानते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है जिसमें आपसे पूछा गया है कि उदाहरण के साथ पदार्थ की परिभाषा लिखें। यानी आपको पदार्थ की परिभाषा लिखना है और साथ में उसका एग्जाम्पल लिखना है। तो चलिए उसका उत्तर हम यहाँ पे लिखे हैं। देखिए उत्तर में हमने क्या लिखा है कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, जो अवरोध या रुकावट उत्पन्न करे, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने जो बुक है, आपके सामने जो आपका पेन है, आपके सामने जो आपका मोबाइल फोन है, ये सभी पदार्थ है। क्यों? क्योंकि ये कुछ स्थान घेर रहा है, इसमें कुछ वजन होता है, इसमें अवरोध भी उत्पन्न करने की क्षमता होता है। जैसे मतलब बिना बल के आप एक जगह से दूसरे स्थान पर इसको नहीं ले जा सकते हैं। तो ये सारे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिखा भी है, पुस्तक हो गया, मोबाइल, कुर्सी, जल आदि इत्यादि। जल भी आपका पदार्थ है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ बाबू जल क्या पदार्थ है, तो आप बताएंगे कि हाँ बिल्कुल जल पदार्थ है, क्योंकि ये भी क्या करता है? जगह छेकता है। ये भी क्या, इसमें भी क्या होता है? वजन होता है। ये भी क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जो वस्तु हैं वो आपका पदार्थ होंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि उदाहरण के साथ द्रव की परिभाषा लिखे। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? पदार्थ। अब यहाँ पदार्थ का एक और रूप है जिसको हम लोग द्रव्य बोलते हैं। देखिए द्रव और द्रव्य में डिफरेंस है। इसका मतलब और इसका मतलब डिफरेंस है। ठीक है, तो ये द्रव की बात नहीं कर रहा है, ये आपका द्रव्य की बात कर रहा है। तो चलिए इसका डिफिनेशन हम यहाँ पे लिखे हैं कि वह पदार्थ जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग द्रव्य कहते हैं। ध्यान रखना है कि भौतिक प्रक्रिया की सहायता से, यानी कोई भी आप प्रक्रिया लगा लीजिए, उसको अलग अलग आप नहीं कर सकते हैं, तो उन चीजों को या उस पदार्थ को हम लोग द्रव्य कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? द्रव्य कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड आपका है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड आपका हो गया। फिर उसके बाद चूना पत्थर हो गया, चीनी हो गया। अक्सर ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बताओ चीनी क्या है। ठीक है, ऑप्शंस में दिए हुए रहेंगे। ऑप्शन ए में ठोस दिया रहेगा, द्रव दिया रहेगा, और एक आपका द्रव्य दिया रहेगा, और फोर्थ में आपका जो दिया रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आप इस चीज को चूज करेंगे, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, ये आपका द्रव्य होता है। कौन? चीनी। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कवर कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ठोस एवं द्रव में कोई 3 अंतर बताइए। ठोस और द्रव में आपको कोई 3 अंतर बताना है। ठीक है, जो आपको इच्छा करे वो आप लिख सकते हैं। ऐसे हमने यहाँ पे देखिए 3 दोनों में लिखा है। ठोस में हमने लिखा है कि ठोस पदार्थ की जो होता है, ठोस पदार्थ जो होता है उसकी आकृति और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। आकृति आयतन कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे आपका बुक है तो ये आपका ठोस है। अब ठोस कैसे है? तो इसका जो आकार है, आकृति है, ठीक है, और इसका जो आयतन है, आयतन का मतलब जितना इसके अंदर, मतलब या कह सकते हैं जितना इस जगह को छेक के रखता है वो आपका आयतन कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो आयतन होगा वो चेंजेबल नहीं होगा। इसका जो आकृति, जैसा ये बुक रहेगा वैसा ही रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ठोस कहते हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो ये पुस्तक ना बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से कह सकते हैं कि जो ठोस होता है उसका आकृति और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम द्रव पदार्थ की बात करें तो इसकी जो आकृति होती है वो निश्चित नहीं होती, लेकिन इसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आकृति इसका, जैसे मान कहने का मतलब जल है, ठीक है, तो इसका आकार कोई फिक्स नहीं है कि ये कैसा कैसा रहेगा, लेकिन इसका आयतन फिक्स रहता है। जैसे कहने का मतलब आप इसमें पानी डाल दीजिए, ये आपका ग्लास है, तो ये उतना ही जगह छेकेगा जितना आप इस कटोरा में डाल दीजिए, उतना ही छेकेगा जितना पानी रहेगा। तो ये इसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, बट आकृति यानी आकार जो होता है वो निश्चित नहीं होता है द्रव का। ठीक है,
ठोस पदार्थ के द्रवनांक और जो क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, द्रवनांक का मतलब आगे हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफिनेशन लिखने के लिए कहा गया है। अब द्रवनांक क्वथनांक क्या होता है, चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं। द्रवनांक का मतलब होता है कि जिस पर जो द्रव है क्या करे, वो गलना स्टार्ट कर दे या जमना स्टार्ट कर दे। क्वथनांक का मतलब क्या होता है, ये क्या कर दे, उबलना स्टार्ट हो जाए। क्वथन का मतलब ये होता है यहाँ पे उबलना। तो ठोस पदार्थ का जो द्रवनांक होता है और क्वथनांक होता है दोनों उच्च होता है। जैसे कहने का मतलब, अगर आप मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है, इसको आप क्या करते हैं, पिघलाते हैं या इसको उबालते हैं, तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा द्रव की अपेक्षा। इसमें क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा द्रव की अपेक्षा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि द्रवों के जो द्रवनांक और क्वथनांक होते हैं वो ठोस से क्या होते हैं, कम होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप पानी को उबाल रहे हैं तो वो जल्दी उबल लेगा, लेकिन अगर यहाँ पे कोई ठोस पदार्थ को आप उबाल रहे हैं तो उसमें क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा द्रव के अपेक्षा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे अंतर लिखना था, हमने यहाँ पे दो आपको समझाया। थर्ड में कहा है कि जो ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति होती है वो नहीं पाई जाती है। बहाव कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बुक है, कोई किताब है, तो क्या ये बह सकता है, नहीं बह सकता है। क्यों नहीं बह सकता, क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स होते हैं, इसका जो कण होता है वो एक दूसरे के बहुत नजदीक होता है। इसके वजह से ये क्या होता है, इसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाया जाता है। ठीक है, लेकिन द्रव पदार्थ है, इसमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे आप जल को किसी भी फर्श पे गिरा दीजिए तो ये कहीं भी इधर उधर फैल जाएगा, तो इसमें बहाव की प्रवृत्ति द्रव में पाई जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें पूछा गया कि ऊर्ध्वपातन क्या है, किन्हीं 3 द्रव्यों के नाम लिखें जो गर्म किए जाने पर ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग पहले ऊर्ध्वपातन का डिफिनेशन जान लेते हैं। तो देखिए, ऊर्ध्वपातन का डिफिनेशन हमने यहाँ पे दिया जो आपके बुक में भी है। वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव में परिणत, परिणत का मतलब होता है बदले, ठीक है, परिणत का मतलब आप बदले समझ सकते हैं। तो बिना द्रव में बदले हुए सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है, और उस वाष्प को जब ठंडा किया जाता है तो बिना द्रव में परिणत हुए वो सीधे ठोस की मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। यानी पहले जब आप ठोस पदार्थ को गर्म कीजिएगा, ठीक है, ठोस पदार्थ को पहले जब गर्म कीजिएगा तो ये क्या होगा, ये द्रव में चेंज ना हो करके डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। यानी ठोस से सीधे गैस और गैस से सीधे ठोस। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल में आपसे पूछा गया था कि 3 आप उदाहरण दीजिए, 3 द्रव्यों के नाम लिखिए। तो एक आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड, सेकंड आपका है आयोडीन, और थर्ड आपका है कपूर। ठीक है, ये कपूर और आयोडीन आपको हमेशा पूछे जाते हैं। नौसादर इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, ध्यान रखना है, अमोनिया जो क्लोराइड है इसका नाम नौसादर है, तो आप इसको ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया क्लोराइड न लिख करके नौसादर भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें पूछा गया है कि द्रव के हिमांक से आप क्या समझते हैं। द्रव के हिमांक, हिमांक के जगह पे आपको जमना भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो बताएंगे कि द्रव के हिमांक से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए, उत्तर में हमने लिखा है कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में परिवर्तित होता है, द्रव का हिमांक कहलाता है। किस चीज से, द्रव से किस में चेंज हो जाए, ठोस में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं। जैसे जल से बर्फ बन गया, क्या हो गया, जल से बर्फ बन गया, तो ये आपका क्या हो गया, हिमांक हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि द्रवण की गुप्त उष्मा से आप क्या समझते हैं। द्रवण की गुप्त उष्मा पूछा गया है, डायरेक्ट गुप्त उष्मा नहीं पूछा गया है। यहां से आपको पूछा गया कि द्रवण की जो गुप्त उष्मा है उससे आप क्या समझते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर हमने लिखा है कि वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस पदार्थ के 1 kg को उसके द्रवनांक पर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा को उस ठोस पदार्थ के द्रवण की गुप्त उष्मा कहते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, अब हम यहाँ पे आपको अपनी भाषा में समझाते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई ठोस पदार्थ है और उसका वजन 1 kg है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई ठोस पदार्थ है और उसका जो वजन है वो 1 kg है।
जब इसको द्रवनांक पर, द्रवनांक के मतलब जमाने, द्रवनांक के मतलब अभी हमने आपको बताया था जमाने या जमने, ठीक है। तो जमने पर द्रव की अवस्था में परिवर्तित करने के लिए, यानी 1 केजी ठोस पदार्थ है, ठोस कोई पदार्थ है, उसको आप द्रव की अवस्था में परिवर्तित करते हैं, तो उसमें जितना आपको उष्मा, जितना आपको हीट देना पड़े, जितना आप ताप देते हैं, वही उसका क्या होता है, द्रवण की गुप्त उष्मा होता है। तो ये आपको समझ में यहाँ पे आया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि वाष्पन की गुप्त उष्मा से आप क्या समझते हैं। देखिए अभी यहाँ पे द्रवण की गुप्त उष्मा थी, अब यहाँ पे आपका आ गया वाष्पन की गुप्त उष्मा। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर हमने लिखा है कि वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव के 1 केजी को उसके क्वथनांक पर ताप में बिना परिवर्तन लाए द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक जो उष्मा होता है, उसको हम द्रव के वाष्पन की गुप्त उष्मा कहते हैं। यह भी आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए यहाँ पे कोई ठोस पदार्थ था, अब यहाँ पे कोई द्रव पदार्थ आ गया, ठीक है। अब ये वाष्पन की बात किया है तो द्रव में ही वाष्पन की क्रिया होता है, ठोस में तो वाष्पन की क्रिया होता नहीं है। तो मान लीजिए आपके पास कोई एक तरल पदार्थ है जिसका वजन है 1 केजी, ठीक है। जब आप इसको क्या करते हैं, उबालते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, उबालते हैं। तो ये उबलने के बाद जब एक गैस के रूप में परिणत होता है, तो इस गैस के रूप में लाने में जितने आप ऊष्मा का खपत करेंगे या जितने आप ऊष्मा का यूज करेंगे, वही आपका द्रवण के गुप्त ऊष्मा के रूप में जाना जाता है, वही आपका द्रवण की गुप्त ऊष्मा होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें पूछा गया है कि आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है। यानी आपको यहाँ पे बताना है कि जब वाष्पन की क्रिया होती है तो उससे ठंडक फील होता है, हम लोगों को ठंडक महसूस होता है, ऐसा क्यों होता है, आप कैसे सिद्ध कीजिएगा। तो चलिए उत्तर में हम यहाँ पे लिखे हैं कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है। ये तो एकदम फुल गारंटी है बाबू कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है। और इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मिट्टी के एक बनी बर्तन को लेंगे या एक सुराही को लेंगे, या मिट्टी से बने बर्तन को आप कुछ भी ले सकते हैं, घड़ा ले सकते हैं, ढकना ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं जो मिट्टी की बनी हुई है, ठीक है। मिट्टी के बर्तन में आप देखेंगे कि गर्मी के दिनों में पानी जो होता है वो बिल्कुल ठंडा रहता है। यहीं से हम सिद्ध कर पा रहे हैं कि कैसे वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होती है। तो हम यहाँ पे बताएं कि मिट्टी के बर्तन जो होता है गर्मी के दिनों में पानी को ठंडा रखता है। क्यों रखता है, क्योंकि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो बहुत सूक्ष्म छिद्र, उसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटे छोटे, ठीक है। तो बहुत सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पानी क्या करता है, इन छिद्रों में क्या करता है, रिस जाता है, यानी इस छिद्रों में समा जाता है, घुस जाता है, ठीक है। और बर्तन बर्तन के सतह से वाष्पीकरण, और ये जब इसमें रिस जाता है, जब इसमें घुस जाता है, तो ये क्या करता है, ये बाहरी सतह पे आ जाता है, ठीक है, बाहरी सतह पे आ जाता है बर्तन के, ठीक है। और जब बाहरी सतह पे आता है तो ये वाष्पीकरण करना स्टार्ट कर देता है, क्या करता है, वाष्प बनाना स्टार्ट कर देता है। जब वाष्प बनाना स्टार्ट कर देता है तो उस समय जो उस गुप्त उष्मा होती है वो पानी से क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। कौन, जो वाष्पीकरण होता है ना, वो गुप्त उष्मा किससे प्राप्त कर लेता है, पानी से। यानी पानी जो गर्म है या वो बिल्कुल ठंडा नहीं है, तो उसमें जो उष्मा बचा हुआ है वो क्या कर लेता है, वाष्पीकरण के दौरान वो प्राप्त कर लेता है। कौन, मिट्टी का बर्तन। और फिर बर्तन का जो पानी होता है वो अपना उष्मा क्या कर देता है, खत्म कर देता है, खो देता है। और इस कारण से हम देख पाते हैं कि जो पानी है वो ठंडा हो जाता है। तो आपने देखा कि जब वाष्पन की क्रिया हुआ तो ये पानी कैसे ठंडा हो गया, जब आप इसमें थोड़ा गर्म पानी डाले थे सुराही में, तो ये फिर कैसे ठंडा हो गया, इन चीजों को आप यहाँ पे अच्छे से समझ पाए। और भी आपके पास एग्जाम्पल है, जैसे गर्मी के दिनों में हम सूती वस्त्र पहनते हैं, उसमें भी वाष्पीकरण के कारण ही हम लोगों को ठंडक महसूस होता है। तो ये सारे चीज आपके वाष्पन से ठंडक होने के लिए है, जो आपको सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप यहाँ से उसको बता सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें पूछा गया है कि संघनन क्या है, गैसों का संघनन कैसे किया जाता है। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गैस की अवस्था से
द्रव की अवस्था में परिवर्तित होता है वो संघनन कहलाता है। ध्यान रखेंगे, इसमें कोई जो पदार्थ है वो गैस की अवस्था से किस में चेंज होता है, द्रव की अवस्था में चेंज होता है, तो उसको हम लोग संघनन कहते हैं। अब गैस का संघनन कैसे किया जाता है, तो जो गैस का संघनन है वो दाब बढ़ाकर कर सकते हैं, उसका ताप कम करके कर सकते हैं। तो ये आपका गैस का संघनन यहाँ से इजीली कर पाएंगे, या तो आप दाब बढ़ा दीजिए या उसका आप ताप कम कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख रहे होंगे, गैस सिलेंडर में गैस को संघनित किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, द्रव के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है यहां से कि वाष्पन और क्वथन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्या इसका आंसर होगा, तो देखिए एक तरफ हमने वाष्पन लिखा है और एक तरफ क्वथन लिखा है, दोनों में एक एक क्या कर दिया है, एक एक नहीं दो दो हमने यहाँ पे अंतर स्पष्ट किया है कि जिस प्रक्रिया द्वारा जल वाष्प में परिवर्तित होता है वो आपका वाष्पन कहलाता है। लेकिन क्वथन क्या होता है, इसमें जो कोई द्रव पदार्थ है वो उबलना शुरू करता है, तब हम इसको क्वथन कहते हैं। यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर होता है, वाष्पन जो होता है द्रव के ऊपरी सतह पर होता है, लेकिन जो क्वथन है संपूर्ण द्रव में होता है, जिससे द्रव के भीतरी भागों में बुलबुले निकलने लगते हैं। ये आपके बुक में भी दिया गया है, अपने मन से और भी लिख सकते हैं कि जो वाष्पन है वो कहीं भी किसी भी टेम्परेचर पर किसी भी तापमान पर होना स्टार्ट हो सकता है, जबकि जो क्वथन है वो किसी भी मान पर या किसी भी ताप के मान पर वो क्वथन स्टार्ट नहीं होता है। तो आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं, जो आपके बुक में भी दिया गया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा गया है कि गैस के दाब से आप क्या समझते हैं। गैस के दाब कहने का मतलब है कि गैस दाब उत्पन्न करता है। तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं, तो आप एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, आपके बुक में भी दिया है कि जो मान लीजिए कोई कंटेनर है, कोई बर्तन है, उसमें गैस भरा हुआ है, ठीक है, क्या किया हुआ है, गैस भरा हुआ है, और जब इसमें आप कील को चुभोते हैं तो ये तेजी से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पहले से जो गैस के कण है, पार्टिकल है, वो गतिशील होते हैं और ये बर्तन के चारों दीवार पे या सभी जगह क्या करते हैं, अपना दाब आरोपित किए हुए रहते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है, जब इसको खाली जगह स्पेस मिलता है तो ये तेजी से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। और एग्जाम्पल के रूप में आप गैस सिलेंडर को देख सकते हैं कि जब आप गैस सिलेंडर से गैस को निकालते तो कितना तेजी से बाहर निकलता है, ठीक है। तो आप इन चीजों को देख करके समझ सकते हैं। चलिए उत्तर में हमने लिखा है कि बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित जो बल है वो गैस का दाब कहलाता है। तो हमने आपको इजी तरीके से ऐसे समझा भी दिया था, आप यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ठोस पदार्थ की जो आकृति और आयतन होता है वो निश्चित क्यों होता है। हमने ऐसे ऊपर आपको समझा रखा था, लेकिन आपको यहाँ पे बताना है कि जो ठोस पदार्थ है उसकी आकृति है, आकृति का मतलब जो उसका आकार है, और आयतन का मतलब तो हमने आपको समझा दिया कि वो जितना जगह को छेद के रखा है। तो वो दोनों निश्चित क्यों होते हैं ठोस पदार्थ के। तो चलिए उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि ठोस पदार्थ में जो अंतरा अणु का स्थान है वो बहुत कम होता है, और अंतरा अणु जो आकर्षण बल है वो काफी मजबूत होता है। इसके कारण जो कण है न तो एक दूसरे के निकट आ सकते हैं और न ही एक दूसरे के दूर जा सकते। इस कारण जो पदार्थ की आकृति और आयतन है दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। अब चलिए हम एग्जांपल के रूप में यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, इसके जो कण होंगे, पार्टिकल्स होंगे, उनके बीच जो स्थान होगा, खाली जगह जो होगा वो बिल्कुल न के बराबर होगा। क्या होगा, बिल्कुल न के बराबर होगा, ठीक है, यानी इसमें कोई खाली जगह नहीं रहता है। इस वजह से इसके जो कण है इधर उधर नहीं जाते हैं। तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, आकृति क्या होगा, सेम होगा। अब आयतन की बात करें तो इसमें जो बल, आकर्षण बल होता है वो सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत ज्यादा या बहुत मतलब मजबूत तरीके से एक दूसरे में चिपके होते हैं, जिसके वजह से इसका जो आयतन है वो क्या होगा,
अनिश्चित नहीं होगा, वो निश्चित ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि द्रव का वाष्पन कैसे होता है। देखिए बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, वाष्पन की परिभाषा को लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे वाष्पन की परिभाषा नहीं लिखना है। ये पूछा है कि द्रव का वाष्पन शुरू कैसे होता है, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि द्रव का वाष्पन एक निश्चित ताप पर, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है, इसमें द्रव है, पानी भरा हुआ है, तो आपने यहाँ पे मान लीजिए कि कोई भी जल जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना स्टार्ट होता है, और जब 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना स्टार्ट होता है तभी यहाँ से क्या बनता है, वाष्प बनता है। तो यहाँ पे लिखे हैं कि द्रव का वाष्पन एक निश्चित ताप पर गर्म होने से धीरे धीरे वाष्प के रूप में परिवर्तित होने से वाष्पन होता है। यानी जैसे ही आप 100 डिग्री टेम्परेचर इसको देंगे तो ये उबलना स्टार्ट करेगा और इसके बाद क्या होगा, ये वाष्प बन जाएगा। तब इस वाष्प के बनने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं। उम्मीद करते हैं वाष्पन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें पूछा गया है कि पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की क्या उपयोगिता है। पदार्थ की जो प्लाज्मा है इसकी अवस्था, प्लाज्मा अवस्था, इससे क्या मतलब हम लोगों को फायदा है, क्या किस चीज में इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि पदार्थ की जो प्लाज्मा अवस्था का उपयोग है वो प्रतिदीप्त ट्यूब, प्रतिदीप्त ट्यूब कहने का मतलब आप ऐसे कह सकते हैं जो मरकरी होता है, मरकरी जो आम भाषा में हम लोगों को देखने को मिलता है शादी विवाह में, तो ये जो प्रदीप्त ट्यूब है उसके अंदर प्लाज्मा को डाला जाता है। नियॉन संकेत वाले बल्ब के अंदर इसका यूज किया जाता है, और साथ ही प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण ही जो सूरज और तारे हैं वो भी आपको चमकीले दिखाई पड़ते हैं। तो आपने देखा कि प्लाज्मा अवस्था की उपयोगिता क्या है, तो ट्यूब में, बल्ब में, फिर उसके बाद सूर्य और तारे जो हैं इसी के कारण चमकीले दिखाई पड़ते हैं, अन्यथा ये चमकीले दिखाई नहीं पड़ते। तो ये इनका उपयोगिता है प्लाज्मा अवस्था का। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपको क्या करना है, कारण बताना है कि जो गर्म पके खाना है, ठीक है, गर्म पके हुए जो खाद्य पदार्थ है, खाना, भोजन, कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है, उसका गंध एहसास होता है। कुछ दूर से ही हम लोगों को एहसास हो जाता है कि कौन सा खाना बन रहा है, कैसा बन रहा है, स्वादिष्ट है या नहीं है। लेकिन जो ठंडे खाद्य पदार्थ होते हैं उसका गंध का एहसास हमको निकट जाने पर मिलता है या निकट जाने पर होता है। ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो चलिए इसका उत्तर हम बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि ताप बढ़ने से, जो ताप बढ़ने से गैस, यहाँ पे छूट गया है, ताप बढ़ने से गैस के, यहाँ पे गैस के कणों की जो गति होता है वो तेज हो जाती है। आप लोग यहाँ पे सुधार लेंगे, ताप बढ़ने से गैस के कणों की जो गति होता है क्या हो जाता है, वो तेज हो जाता है। गर्मा गर्म खाद्य पदार्थ के कणों को क्या मिलती है, उष्मा मिलती है। क्या मिलती है, उष्मा मिलती है, जिससे कण तेजी से क्या करते हैं, गमन करने लगते हैं, तेजी से गति करने लगते हैं, और हवा के कणों से शीघ्र घुल मिलकर हम तक पहुंच जाती है। जबकि जो ठंडे खाद्य पदार्थ होते हैं उसके कणों की जो गति होती है वो तेज नहीं होती है, और वो हवा में घुल मिलकर हम तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस तरीके से हम देख पाते हैं कि जो ठंडे खाद्य पदार्थ हैं उसका गंध हम लोगों को एहसास नहीं होता है। अगर हम लोगों को ठंडे खाद्य पदार्थ के बारे में जानना है तो हमें उसके निकट जाना पड़ता है, अभी वो पता चल पाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि गर्मा गर्म खाना ठंडे खाने से कैसे भिन्न होता है, उसका गंध कैसे आता है। तो आप यहाँ पे इसको समझ पाए होंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 15 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें पूछा गया है कि बिना कोई अवशेष छोड़े ही जो कपूर होता है वो गायब हो जाता है, क्यों होता है। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग यहाँ पे जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि जो कपूर होता है वो ऊर्ध्वपातित पदार्थ होता है। ऊर्ध्वपातित का मतलब क्या होता है, ये सीधे ठोस से क्या बन जाता है, ठोस से सीधे गैस बनता है, और गैस से सीधे क्या होता है, ठोस बनता है। ठीक है, उसी को हम लोग ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। और इसलिए यह द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे क्या होता है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अतः कह सकते हैं कि कपूर बिना कोई अवशेष छोड़े ही गायब हो जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें कहा गया है
कि बर्तन की दीवार पर गैस दाब आरोपित करता है। क्यों करता है? तो हमने आपको ऊपर भी समझा रखा था कि जो गैस के कण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से तीव्र वेग से इधर उधर क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, इधर उधर क्या करते हैं, वो घूमते रहते हैं, जिसके कारण ये कण आपस में और बर्तन की दीवार से टकराते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई बर्तन है, इसमें गैस के जो पार्टिकल्स है वो इधर उधर घूमते रहेगा, तो ये सभी क्या होंगे, आपस में एक दूसरे से टकराएंगे बर्तन के किनारे से। ठीक है, और जब टकराएंगे तो कुछ बल के साथ टकराएंगे। तो इसी कारण से जो गैस के बर्तन होते हैं वो दीवार पर क्या करते हैं, दाब आरोपित करने लगते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4 पे, जिसमें पूछा है कि क्वथनांक पर द्रव का ताप स्थिर रहता है क्यों। पहले इसको समझिए। मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है, इसमें आपका द्रव जल भरा हुआ है। ठीक है, जब आप इसको इसमें क्या कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, उबलना स्टार्ट होगा। कब? जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री तक पहुंच जाएगा। ठीक है, जब ये उबलना स्टार्ट हो जाएगा, क्वथन करना स्टार्ट होगा, तो इस पूरे द्रव का जो टेम्परेचर होगा उस समय अगर आप चेक करेंगे कहीं पर भी तो वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु को क्वथनांक की स्थिति पर ले जाया जाता है तो उस समय टेम्परेचर जो होगा, उस समय जो तापमान होगा, वो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, सभी जगह एक समान होगा। हमने उत्तर में भी लिखा है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि द्रव को क्वथनांक की अवस्था तक पहुंचने के लिए पूरे द्रव में ताप का मान बराबर होना चाहिए, तभी उस द्रव में क्वथनांक की क्रिया होगी। अर्थात कह सकते हैं कि क्वथनांक पर द्रव का जो ताप होता है वो स्थिर होता है। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि गर्मी के दिनों में हम सफेद वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं सफेद वस्त्र पहनना? कहीं कहीं आपको सफेद वस्त्र के जगह पे सूती वस्त्र भी लिखा हुआ मिल सकता है कि गर्मी के दिनों में हम सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? तो दोनों का आंसर एक ही होने वाला है। ठीक है, तो चलिए उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है कि जो सफेद वस्त्र होता है वो उष्मा का अच्छा परावर्तक होता है। परावर्तक के मतलब जैसे ही इस सफेद कपड़ा पे उष्मा, सूर्य का किरण या जो भी उष्मा पड़ता है तो ये तुरंत ही क्या होता है, लौट जाता है, परावर्तित हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण गर्मी के दिनों में हमारे शरीर तक आने वाले जो उष्मा की मात्रा है वो कम हो जाता है, जिससे हमें ठंडक महसूस होता है। इस कारण हम गर्मी के दिनों में सफेद वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आपके चैप्टर में इतना ही लघु उत्तरीय का क्वेश्चन था। इसका जल्द ही दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।